ईरान पर हमले के बाद एक सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति अब किस तरह बदलेगी, क्योंकि हमने देखा कि ईरान पर जब हमला हुआ तो उसने रिटेलिएशन जो किया वो इराक़ पर, सऊदी अरब पर, ओमान पर, अलग अलग जो खाड़ी देश हैं उन पर हमले हुए हैं। और कुछ खाड़ी देश जैसे कतर की तरफ से ये बयान आया, सऊदी अरब की तरफ से बयान आया कि हमारा ये पूरा अधिकार है कि हम ईरान पर वापस हमला कर सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल जो पिक्चर है मिडिल ईस्ट की वो इस हमले के बाद बदल रही है। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान साहब मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद हमने देखा कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल रही है, सूरत हाल बदल रहा है। इसके पहले हमने देखा कि जब 2025 जून में हमला हुआ था तो ज़्यादातर खाड़ी देशों ने इसकी निंदा की थी, है ना। लेकिन अभी के जो हमले हुए हैं, ईरान पर जब हमला हुआ तो ईरान ने अलग अलग जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं खाड़ी देशों में उन पर हमला किया। तो अब दोनों जो खाड़ी देश हैं और ईरान है उनमें तलखी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल पिक्चर कैसे बदल रही है पूरी मिडिल ईस्ट की, थोड़ा हमें ये बताएं। मिडिल ईस्ट की पूरी पिक्चर पिछले 2.5 साल में बदल चुकी है। पहले तो ये खाड़ी के देश, जीसीसी के देश ईरान के साथ कुछ रंजिश रखते थे, आपसी रंजिश भी थी। और इस तरह से इजराइल घुस गया था इस मामले में। इजराइल इनका दोस्त बन गया सुन्नी ममालिक का, जीसीसी के, और कहा कि मैं मदद करूंगा ईरान के खिलाफ तुम्हारी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हल्के हल्के ईरान की ताकत ख़त्म कर दी गई है। पहले तो ईरान के प्रॉक्सीज़ को ख़त्म कर दिया, पिट्ठुओं को, फिर ईरान के ऊपर हमले कर करके, फिर सैंक्शंस कर करके उसकी इकोनॉमी को कमज़ोर कर दिया गया, फिर अब इतना बड़ा हमला कर दिया गया। तो अब ईरान इस मिडिल ईस्ट की पिक्चर से गायब हो गया, आप एक तरह से समझिए, क्योंकि जो भी अब सरकार बचेगी वो इस लायक नहीं रहेगी कि बाहर कुछ भी कर पाए, बल्कि अपने आप को ही बचा पाए और सरवाइव कर पाए। यही बहुत बड़ी बात होगी। पर नेचर एब्होर्स अ वैक्यूम, यानी कुदरत को नफरत है एक वैक्यूम से, तो उस वैक्यूम को भरेगा इजराइल। अब इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट का हेजेमॉन हो गया है, सुपर पावर हो गया है, कुछ अपने बलबूते पे, कुछ अमेरिका के कंधों पे चढ़ के, क्योंकि इतनी बड़ी पावरफुल इजराइल लॉबी है वॉशिंगटन में। जो मैंने कई दफ़ा पहले भी प्रोग्रामों में बताया है कि जो इतना इलेक्शन में फंडिंग देती है, प्रेसिडेंट एपैक है, उसके अलावा इंडिविजुअल्स हैं, बिल एकरमैन है, एडल्सन फैमिली है, लैरी एलिसन है, बहुत सारे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो इजराइल जो है अब पूरे इलाके पे छाएगा, और उसका एक ही एलाई है, यूएई, जो खुद भी आइसोलेटेड है अरब वर्ल्ड में। हथियार भी लेता है ये। 2025 में 2.5 मिलियन, करीब 2.5 बिलियन डॉलर के हथियार लिए थे। बेशक। और यूएई जो है वो जहाँ पे भी जेनोसाइड होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो गाजा हो। तो अब बाकी एक ब्लॉक बन रहा है हल्के हल्के, जो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं इस हेजेमोनी से, यानी कि वो सऊदी अरब, कतर हैं, जिन पे हमला भी हो चुका है कतर पे, और तुर्की भी इस ब्लॉक में है, और ये पाकिस्तान को भी खींचना चाह रहे हैं इस ब्लॉक में। अच्छा, पाकिस्तान इस कौन कौन से हो गए एक बार फिर बताएं? यूएई हो गया, नहीं, कतर, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान। अच्छा। ये इस ब्लॉक में है। बल्कि मुझे लग रहा है कि और भी मुल्क इस ब्लॉक में आ सकते हैं इजराइल से परेशान होके, क्योंकि उनको कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा बहुत जल्द। पाकिस्तान क्यों आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत है ख़राब, और दुश्मन हो गए ज़्यादा, यानी हिंदुस्तान भी, अफगानिस्तान भी। तो वो चाह रहे हैं कि कुछ उनको माली मदद मिल जाए। और पाकिस्तान के पास एक चीज़ है जो इन सब के पास नहीं है, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर के अलावा उसके पास लोग हैं। अच्छा। यानी 24 करोड़ की आबादी है। तुर्की की 8 करोड़ के आसपास है, 8-9 करोड़। ईरान की भी 9 करोड़ है, और सऊदी और इनकी तो बहुत छोटी छोटी आबादियाँ हैं, 3 करोड़ की, किसी की 4 करोड़ की। तो पाकिस्तान के पास लोग हैं, यानी सिपाही हैं, वो इनकी मदद कर सकता है। और जैसे आपने बताया, मिलिट्री ट्रेनिंग है, हिस्ट्री है मिलिट्री की, और फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। हालांकि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं देगा इनको, क्योंकि वरना अमेरिका और इजराइल नाराज़ हो जाएगा। जो जी सर, अगर आप कह रहे हैं कि अब प्रो इसराइल सरकार यहाँ पे बन सकती है, मतलब वो एक प्रभाव बढ़ाएगा, इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अब प्रभाव बढ़ाएगा, क्योंकि ईरान की रिजीम चले गई है। मेरा सवाल ये है सर कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था, है ना, उसमें बहुत सारे देश शामिल नहीं हो पाए थे, सऊदी अरब का सबसे बड़ा नाम आता है। तो क्या अब सऊदी अरब शामिल हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड्स में? ये नामुमकिन है। मैं इजराइल गया था 2023 में, वहाँ पे सब मुझे ये चूरन खिला रहे थे कि अब हम
पूरी तरह से एक्सेप्टेबल हो जाएंगे मिडिल ईस्ट में, चाहे हम फ़लस्तीनियों के साथ कोई समझौता ना करें। अब फ़लस्तीन को हम इग्नोर कर सकते हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा को इन पे जो दिल चाहे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब हमारे दोस्त हो रहे हैं। मैंने उनको समझाया कि देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दो अगर आपके दोस्त हो भी गए, जैसे बहरीन, यूएई, वो छोटे मुल्क हैं, उनकी आबादी कम है, तो उनके लीडर जो हैं वो तानाशाह कर सकते हैं ऐसा। ज़्यादातर मुल्कों में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ हो ही नहीं सकता ये, जैसे तुर्की है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जहाँ पे भी लोग वोट करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। दूसरी बात ये, जो बड़े तानाशाह मुल्क भी हैं जैसे सऊदी अरब है, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का लीडर जो है वो इतनी बड़ी आबादी से डरता है, वो नहीं करेगा, उसकी पब्लिक का ओपिनियन उसके खिलाफ है। पर ये चूरन नेतन्याहू ने बहुत अच्छी तरह से इसराइल के लोगों को बहुत सालों तक बेचा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये गलत है, तो ये कोई नहीं ज्वाइन करने वाला, बल्कि जो इब्राहिम अकॉर्ड बचा हुआ भी है, यानी कि बहरीन और यूएई, उसका भी बचना मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये तो नामुमकिन है कि अब पीस हो पाएगा जब तक फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ नहीं होगा, उनको गुलामी से हटाया नहीं जाएगा, तब तक पब्लिक की सिंपैथी उनके साथ है, तो गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं कर सकती। बल्कि मुझे तो खतरा लग रहा है जॉर्डन की सरकार के लिए भी, क्योंकि जॉर्डन की सरकार काफ़ी प्रो इजराइल है और प्रो अमेरिका है, और जॉर्डन की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन है, मेजॉरिटी। तो जॉर्डन की सरकार कब तक सरवाइव करेगी ऐसे? मुश्किल लग रहा है। हालांकि मोसाद और इजराइल काफ़ी मदद करता है उनकी सरकार की, जैसे इजिप्ट की सरकार की भी मदद होती है और यूएई भी मदद करता है इजिप्ट की सरकार की। इजिप्ट की सरकार भी, मिलिट्री की सरकार सीसी की, पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट रूल कर रही है। अच्छा सर, ये जो हमला किया गया है, अमेरिका ने जो साथ दिया इसराइल का, तो अमेरिका का क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? सिर्फ इसराइल के फ़ायदे के लिए ईरान पर हमला किया गया है, क्या यही बात है? देखिए, अमेरिका में कुछ अंदरूनी मामला है, कुछ बाहरी मामला है। ट्रम्प को लगा और उनको बताया गया नेतन्याहू के द्वारा कि तुम्हारी लेगेसी रहेगी अगले कई दशकों तक, तुम्हें याद किया जाएगा अगर तुम ईरान को ख़त्म कर दोगे, जो कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया है पिछले 45-50 साल में, वो तुम कर दोगे, तुम्हारा नाम जीवित रहेगा। ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, नेतन्याहू ने बेचा उनको। एक ही है। दूसरा, इसराइल की लॉबी बहुत पावरफुल है, जैसे मैंने बताया, इलेक्शन फंडिंग मिलती है, वो इसलिए भी मजबूर थे। तो इन मौके का फ़ायदा उठाने के चक्कर में उन्होंने अटैक किया। पर ज़्यादातर जो अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, जैसे मैंने बताया, वो इसराइल के इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस होती है। जो नेतन्याहू चाहते हैं वही उनके फंडर्स करते हैं और वही अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। पर अब ये सूरत हाल बदलने वाली है, क्योंकि एक पोल आया है जिस पे किसी की नज़र नहीं गई है, परसों या तरसों ही आया है। गैलप का पोल है जो बता रहा है कि पहली बार अमेरिका में पब्लिक की सिंपैथी फ़लस्तीन से ज़्यादा है और इसराइल से कम है। 41% पब्लिक फ़लस्तीन के फेवर में, ओनली 36% इसराइल के फेवर में। जो इसराइल 50-60% होता था और जो फ़लस्तीन 16 से 18 या 20% होती थी, वो अब डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो यंगर में तो और भी बहुत ज़्यादा है, यंग पीपल में तो 60-70-80% फेवर करते हैं फ़लस्तीन का। तो जैसे जैसे ये बुढ़े लोग मरते जाएंगे, अगली पीढ़ी ख़त्म होती जाएगी, इसराइल का दबदबा अमेरिका में कम होगा। लेकिन इसके अलावा सर, मागा का भी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो समर्थन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, है ना? टकर कार्लसन हो, चाहे वो मेजोरी टेलर ग्रीन हो, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में भी पब्लिक ओपिनियन, जैसे हमने बताया, मागा में उनके अगेंस्ट टर्न कर रहा है। पर डेमोक्रेट्स में तो और ज़्यादा कर रहा है इसराइल के खिलाफ। तो इसराइल का अमेरिका की पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी पे वर्चस्व सिर्फ पैसे से बना रहेगा, यानी इसराइल लॉबी के पैसे से। पर जो पब्लिक सिंपैथी वो चली जाएगी, और अमेरिका क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो सूनर या लेटर इसका असर उसकी फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ेगा। तो फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं लग रहा। इसलिए इसराइल और नेतन्याहू चाह रहे हैं कि अभी कब्जा कर लें वेस्ट बैंक पे, अभी अपनी टेरिटरी बढ़ा लें, अभी अपना वर्चस्व मैक्सिमाइज कर लें, क्योंकि कम वक्त है, एक वो भी टाइमलाइन पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आगे जाते हुए आपको दिखेगा कि ये बाकी मुल्क घबरा के अब एक दूसरे के साथ होने की कोशिश करेंगे। तुर्की जो काफ़ी एडवांस मुल्क है, टेक्नोलॉजिकली भी, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, और सऊदी अरब जिसके पास पैसा है, कतर जिसके पास पैसा है, ये सब, और पाकिस्तान जिसके पास पाकिस्तान का हमारा छूट गया था। पाकिस्तान का एक मैं ट्वीट दिखाता हूँ आपको, शहबाज शरीफ का, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है ये। आप ट्वीट देखिए सर, ये 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं। ये कह रहे हैं बेसिकली कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ बात की और इसराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है उसकी मैंने मजम्मत की। अमेरिका का नाम गायब है यहाँ पे, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। मतलब उसमें यूएस का नाम गायब कर दिया गया, ऐसा क्यों?
इसमें हिपोक्रेसी दूसरा भी ट्वीट दिखा दीजिए। दूसरा भी वही है, यूएई के लिए शायद, कतर के लिए, उसी तरह का, मतलब अमेरिका का नाम काट दिया गया। ऐसा क्यों? पर कल की ट्वीट में इन्होंने इजराइल को बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया। इसमें कर रहा है, इसराइल को कंडेम तो कर रहा है ये, लेकिन यूएस का नाम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, इजराइल को कंडेम करना उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल मजबूरी है। उनको पता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान में बगैर इजराइल को कंडेम किए। अमेरिका को वो कंडेम नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको पता है उनका सर्वाइवल अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अब इस वक्त पाकिस्तान डिपेंडेंट है लोन्स के लिए, वर्ल्ड बैंक, IMF में, जहाँ पे यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान को कुछ हथियार भी चाहिए अमेरिका से, F-16 के पार्ट्स, ये वो, तो वो अमेरिका को ऊपर नहीं करना चाहते। और एक तरह से देखा जाए तो इजराइल ही अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा है, तो सही भी है। तो मैं उसको इतनी हिपोक्रेसी नहीं मानना चाहूँगा। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मैकियावेली कहते। तो आप वही करते हैं जो आपको अलाउड होता है अपने दायरे के अंदर करने। और अभी अमेरिका का नाम ही हटा है तो वहाँ विरोध हो गया है। जो पाकिस्तान में अमेरिकी की एम्बेसी मौजूद है वहाँ पे हमला हो गया है। कराची में भी प्रोटेस्ट हुए, 6-7 लोग मर गए हैं। तो वहाँ पे तो अलग बवाल चल रहा है पाकिस्तान में उसको लेके। आखिरी सवाल सर मेरा, हमला हो चुका है, हमला जारी है, ईरान भी रिटेलिएशन कर रहा है। जो खाड़ी देशों में अमेरिका के सेनेट है वहाँ पे हमले लगातार कर रहा है। इसराइल के हमले भी हो रहे हैं, अमेरिका के भी हमले हो रहे हैं ईरान पर। ईरान कब तक सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि उनके पास एक लिमिटेड संख्या में, है ना, उनकी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कब तक ईरान सस्टेन कर सकता है और जंग कब तक खिंच सकती है? देखिए, अमेरिका चाहता है, ट्रम्प चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ये मामला। वो तो चाहते हैं कि आज ही ख़त्म हो जाए। मार चुके ख़ामेनेई। ट्रम्प का ये रहता है कि जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि उनको पता है कि उनके बेस में ये वॉर पॉपुलर नहीं है। उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग 36% है। ग्राउंड ट्रूप्स आए तो मर सकते हैं, बिना ग्राउंड ट्रूप्स के भी कैजुअलिटीज हो सकती हैं। ये फिर उनके खिलाफ जाएगा और इलेक्शन नवंबर 6 को होने वाला है इसी साल। तो ट्रम्प तो चाहते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं मैं अगले हफ्ते में तक करता रहूंगा। हफ्ता भी उनको लंबा लग रहा है, यानी 2 हफ्ता तो उनको 1 सदी की तरह लगेगा। ईरान का गोल ये है कि इसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खींचे, ताकि इतना खींचे इस वॉर को ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल ओपिनियन ट्रम्प के खिलाफ टर्न हो जाए और वो फिर आगे से हिम्मत ना करें ईरान पे हमला करने की। अच्छा, वो चाहता है कोई भी सरकार बने ये सबक सीख ले, है ना, अमेरिका में कोई भी वंस एंड डन। ईरान ये चाहता है। तो ईरान का मकसद ये नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं, देखिए, एक तो कल इतने हमले हुए, 1000 से ज़्यादा अमेरिकन हमले हुए, एयर अटैक्स। तो कुछ उस वजह से भी इतने फायर नहीं कर पाए वो मिसाइल और ड्रोन्स। पर देखिए, ड्रोन्स की तो कमी है नहीं ईरान के पास। ईरान तो बल्कि खुद रशिया को सप्लाई कर रहा था शाहीन ड्रोन्स। तो ईरान का मकसद क्या है कि सारा पहले दिन नहीं खर्च कर दो, हल्के हल्के खर्च करो ताकि ये वॉर लंबी चले। IRGC के कमांडर का बयान भी कल ही आया था ना, कल शाम को आया था कि अभी हमने तो अपनी पुरानी मिसाइल्स का जो ज़खीरा है वो छोड़ा है, अभी हमारी एडवांस मिसाइल बची हुई है। अभी इन बातों पे मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि ये तो वो ऑप्टिक्स दिखाने के लिए भी बोल रहे हैं, वो कोई सच हमें बता नहीं रहे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। ईरान को ये भी पता है कि इजराइल एक छोटा मुल्क है, वो सस्टेन नहीं कर सकता ये ऑपरेशंस हफ्तों या महीनों तक। तो इजराइल को भी थकाओ, एब्जॉर्ब करो पनिशमेंट। अमेरिका को थकाओ ही नहीं, बल्कि अमेरिका का डोमेस्टिक पॉलिटिकल मूवमेंट ट्रम्प के खिलाफ कर दो। वैसे 36% अप्रूवल पे है। तो ये तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए ये दोनों मुल्क। इसीलिए ऑपरेशंस की इंटेंसिटी बहुत हाई है कि जल्दी से जल्दी जितना नुकसान कर सकते हो, फिर बाकी पब्लिक पे छोड़ दो। अगर पब्लिक नहीं पलट कर पाई सरकार, तो पब्लिक पे ही ब्लेम डाल दो कि भाई ईरान की पब्लिक ही इस लायक नहीं थी। पर ईरान की गवर्नमेंट का ये गोल है कि भाई सस्टेन करो, इनको थकाओ, सर्वाइवल ही जीत है। अगर हम बच गए तो वही जीत कहलाएगी, और अगर इनको थका के इनके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन डोमेस्टिक करवा दिया तो फिर तो आगे से ये हमले की हिम्मत भी नहीं करेंगे और हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो सर आखिरी सवाल मेरा, ईरान में जो ये सब चल रहा है, अभी आपने बताया कि ईरान चाहता है कि थोड़ा और वो वक्त ले, लंबा खींचने की कोशिश करेगा, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि लंबा खींचे। तो ये जाके कहाँ ख़त्म होगा? क्या ईरान में रजीम चेंज हो पाएगा कि नहीं? ईरान में रजीम चेंज बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन नहीं है। जो पब्लिक है उसके पास हथियार नहीं है, सारे हथियार जो हैं वो रजीम के पास, बसीज फौज IRGC के पास है। तो
मुश्किल लग रहा है। और ईरान में जैसे मैंने बताया बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज गवर्नमेंट है, बहुत लेयर्स हैं, बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स हैं, तो और 25% पॉपुलेशन अब भी रेजिम को सपोर्ट करती है। तो बहुत मुश्किल है इतने बड़े मुल्क को, 9 करोड़ की आबादी के मुल्क को बदलना। ये कोई वेनेजुएला या इराक तो है नहीं, या अफगानिस्तान। अगर कुछ हुआ ऐसा कि बदले तक नौबत आई भी, तो वहाँ पे फिर खाना जंगी सिविल वॉर की ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक लॉयलिस्ट पार्टी है, एक ऑपोजिशन में लोग हैं जो भी खिलाफ हैं, जिसमें कुछ सारी माइनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे मैंने बताया आज़री, कुर्द और ये सब, बलूची। तो तबाही हो सकती है। इस तबाही में फिर कुछ भी हो सकता है, यानी टेररिज्म भी पैदा हो सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, आसपास के ममालिक सब इफेक्ट हो सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक सब। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि वंस एंड डन है अमेरिका के लिए ये काम, की बस अमेरिका के भी कंट्रोल और इजराइल के भी कंट्रोल के बाहर है रेजिम चेंज करवा पाना। वो तोड़ तो सकते हैं पर जोड़ नहीं सकते। तो ये थे प्रोफेसर मोहसिन रज़ा के साथ ईरान पर हमले पर बात, और मिडिल ईस्ट की हमने बात की, अलग अलग देशों की बात की, मिडिल ईस्ट की ख़ास तौर पे, और दुनिया की राजनीति कैसे बदल रही इस पर बात की। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहें खबरगांव। मेरा नाम है साजिद।